गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सीबीएसई 2023 के सैंपल पेपर को देखेंगे। सीबीएसई 2023 के सैंपल पेपर को देखेंगे बेटा आज हम लोग। तो यहां पर देखिए मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 70 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, टाइम जो पर्टिकुलर अलाउ किया गया है वो 3 आवर्स है। ठीक है, अब हम चलते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस पे। देखिए यहां पर बच्चों लिखा है देयर आर 35 क्वेश्चंस इन ऑल। टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 35 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, लिखा हुआ है पहले पार्ट में। देखिए सेकंड लिखा हुआ है दिस क्वेश्चन पेपर हैज 5 सेक्शंस। 5 सेक्शन होंगे, ए बी सी डी और ई, 5 सेक्शंस होंगे बेसिकली। बच्चों आज जब मैं सैंपल पेपर सॉल्व कराऊंगा आपको तो सेक्शन ए जो है वो आपका पूरा एमसीक्यू गिवन है, तो एमसीक्यू वाले पार्ट को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। हालांकि पूरा पेपर आपको कराया जाएगा। इसके बाद लिखा सेक्शन ए कंटेन्स 18 एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क ईच। मतलब सेक्शन ए में एक एक नंबर के 18 क्वेश्चंस होंगे, 18 क्वेश्चंस होंगे। और सेक्शन बी में 7 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के, और सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब देखिए यहां एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप सीबीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको टाइम और एक्यूरेसी दोनों का ध्यान रखना है। देखिए ठीक है, जैसे ऐसा बोल दिया जाए ना कि पेपर ले लीजिए बेटा, घर से करके लाइए आराम से। टाइम देखिए बेटा 3 घंटे दिया गया है, तो आप जब भी प्रैक्टिस करें तो स्टॉप वॉच ले लें, स्टॉप वॉच में टाइम सेट कर दें। ठीक है, और जिस पर्टिकुलर ईयर का पेपर उठाएं उसके सारे सेक्शंस को सॉल्व करें और टाइम भी देखते रहें साथ में, क्योंकि अगर एक्यूरेसी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हुआ तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और बट ऑब्वियस अगर पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे नहीं आएंगे। यहां पर बेसिकली अगर हम बात करें सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन होंगे और 3-3 मार्क्स के हैं। सेक्शन डी की बात करें तो इसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं और वो 5 नंबर के हैं। और सेक्शन ई में 2 केस स्टडीज आएंगी जो कि 4-4 नंबर की होंगी। यहां पर कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है। ठीक है, इंटरनल चॉइस प्रोवाइड की गई है सेक्शन बी सी डी और ई में, और आपको एक एक चॉइस उसी हिसाब से अटेम्प्ट करनी है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, कैलकुलेटर का यूज अलाउ नहीं है। यहां पर मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आईएससी में अलाउ है कैलकुलेटर का यूज, बच्चे करते हैं, लेकिन सीबीएसई में अलाउ नहीं है। तो हम बेटा पहले सेक्शन ए की तरफ चलते हैं हम लोग। तो बेटा सेक्शन ए से हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक बात है कि हम ना केवल क्वेश्चन करेंगे बल्कि क्वेश्चन के कंसेप्ट को भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ए में सेक्शन ए में पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, लिखा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। ये क्वेश्चन दिया गया है। यहां देखिए डायग्राम बनाया गया जैसा कूलम्स लॉ में आप लोग जानते हैं। यहां देखिए Q1 और Q2 दो चार्जेस दिए गए हैं, और इन चार्जेस में यहां पर भी देखिए फोर्स F12 बना है और यहां पर फोर्स F21 बना है, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और आपसे ये पूछा गया है कि इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो इसके लिए हम समझते हैं, देखिए यहां से देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन ये था, ये चार्ज Q1 था और ये चार्ज Q2 था। ठीक है, यहां पर फोर्स लिखा था F12। F12 का मतलब क्या है? F12 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। मतलब F12 का मतलब फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, और इस पर भी F21 बना था। देखिए डायरेक्शन बनी हुई थी, तो हम क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। अब देखिए यहां पर बहुत डिटेल में नहीं जाना है, हमें एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना। यहां पर Q1 पे हम फोर्स की डायरेक्शन देख लें या Q2 पर देख लें, ये अवे फ्रॉम द चार्ज है। Q1 पर भी जो डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द चार्ज है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। इसका मतलब क्या? अवे फ्रॉम द चार्ज तब होता है जब मैंने बताया था कि चार्ज क्या है? पॉजिटिव। यानी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ तब निकलती थी जब चार्ज पॉजिटिव होता था। यानी ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है ये बाहर की तरफ लग रहा है। इसका मतलब क्या है? Q1 पॉजिटिव चार्ज है। सिमिलरली अगर हम बात करें Q2 की, तो इस पर भी
फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, रिपल्सिव है, मतलब इस पर भी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं, यानी Q2 भी पॉजिटिव है। तो अगर हम Q1 और Q2 को मल्टीप्लाई करें तो बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 और Q2 दोनों क्या निकलेंगे, पॉजिटिव निकलेंगे भाई, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस आता है। तो अगर हम यहां से देखें बहुत ध्यान से तो हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, ये सही होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों फोर्स बाहर की तरफ निकल रहे हैं, इसका मतलब Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए डिस्टेंस r from its center is B. Electric potential on the axis of an electric dipole at a distance r from its center is B. Then the potential at a point at the same distance on its equatorial line. ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हमने समझ लिया है, अब हम चलेंगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे हम लोग। देखिए यहां पर बहुत ध्यान से देखिए, नाम हम लोग बेटा बनाएंगे, ये हमने एक डाइपोल ले लिया, डाइपोल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कॉम्बिनेशन से बनता है, अपोजिट चार्जेस होते हैं। अब देखिए यहां पर हमने इक्वेटर पे एक पॉइंट ले लिया, ये हमने इक्वेटर पे एक पॉइंट लिया, ठीक, ये इक्वेटर पे हमारा पॉइंट है और इसकी जो डिस्टेंस सेंटर से दी गई है, क्वेश्चन में बोला गया है r डिस्टेंस पे, ध्यान दीजिए, और डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 2l होती है। तो सेंटर से अगर हम इसको डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे तो l और l आएगा। अब देखिए ये 90 होगा तो बट ऑब्वियस ये डिस्टेंस कितनी आएगी, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और ये भी डिस्टेंस कितनी आएगी, अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब देखिए यहां पर दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है। इन दोनों चार्जेस की वजह से पॉइंट पी पर हमें नेट पोटेंशियल देखना है, डिस्टेंस r पे बोला है क्वेश्चन में। तो अगर हम ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज देखें, अगर हम माइनस क्यू चार्ज की वजह से देखेंगे तो देखिए पोटेंशियल हमारा क्या आएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, क्योंकि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ये होता है, ठीक। अगर हम प्लस क्यू चार्ज की वजह से देखें, यहां पर विद साइन लेना है क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर हम प्लस क्यू चार्ज की वजह से देखें तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल आएगा हमारा प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। अब आपसे पूछा गया पॉइंट पी पर नेट पोटेंशियल, नेट जब देखेंगे अगर आप B1 और B2 को ऐड करेंगे तो देखिए जितना पॉजिटिव में मैग्नीट्यूड है उतना ही नेगेटिव में मैग्नीट्यूड है, तो नेट जो है पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट यानी इक्वेटर पे पॉइंट पी पर हमारा जो नेट पोटेंशियल बनेगा वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे दिया गया है द टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटीरियल ए एंड बी। दो मटीरियल दिए गए हैं, दोनों मटीरियल की रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड बाय फिगर 1 एंड फिगर 2। यहां पर दो मटीरियल हैं, ठीक है, ए और बी, ठीक, और उनका ग्राफ बना हुआ है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर, मतलब रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉटेड है। आपसे ये पूछा गया है आइडेंटिफाई मटीरियल ए एंड मटीरियल बी। आपको सिर्फ ये बताना है मटीरियल ए कौन सा है, मटीरियल बी कौन सा है। देखिए अगर हम पहले ग्राफ को बहुत ध्यान से देखें तो यहां पर रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में जो रिलेशन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, ठीक है, साथ साथ में हम लोग ऑप्शन भी पढ़ेंगे, ठीक। और इसका मतलब अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब इसका मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ेगी और टेम्परेचर कम होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी टेम्परेचर कम होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक। तो ये वाला केस होगा सेमीकंडक्टर में, याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें बेसिकली सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में ये रिलेशन होता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी
और इस केस में आपका जो ग्राफ बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा, ये देखिए, ठीक, क्लियर। और दूसरे वाले मटेरियल में जो ग्राफ बना हुआ था वो ग्राफ ऐसे बना हुआ था। अब देखिए इस ग्राफ को देख के साफ साफ पता चल रहा है कि ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, मतलब रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ रही है। और ये कब होता है, ये कंडक्टर के केस में होता है। तो देखिए अगर हम ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखें तो सेमीकंडक्टर में देखिए ऑप्शन में दिया गया है जर्मेनियम और कंडक्टर में ऑप्शन में दिया गया है कॉपर, ठीक है। यानी जो हमारा ए वाला मटेरियल है वो जर्मेनियम है और बी वाला मटेरियल हमारा जो है वो क्या है, कॉपर है, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं जिससे समझ में आ जाए। यहां देखिए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है जो कि सेमीकंडक्टर में होता है। तो देखिए अगर बी वाला ऑप्शन देखें, सेकंड वाला ऑप्शन देखें, तो जो ए है वो जर्मेनियम सेमीकंडक्टर होता है। और ये देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई गई है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कंडक्टर में दिखाई जाती है, तो वो देखिए मटेरियल बी जो है हमारा कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए बहुत ध्यान से, अगले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे बेटा हम लोग। यहां पर देखिए दिया है टू कॉन्सेंट्रिक का मतलब है दो सेम सेंटर वाले एंड कोप्लेनर सर्कुलर लूप्स पी एंड क्यू हैव देयर रेडियाई इन द रेशियो 2:3। दो कोप्लेनर और कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप हैं जिनकी जो रेडियस का रेशियो है वो 2:3 है। लूप Q carries a current of 9 ampere in the anti-clockwise direction for the magnetic field to be 0 at the common center. Loop P must carry. अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे और पहले समझेंगे, ठीक है। दो सेम सेंटर वाले सर्कुलर लूप हैं P और Q, जिनकी रेडियस का रेशियो क्या है, यानी P की रेडियस 2x है तो Q की रेडियस क्या है, 3x है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे बहुत ध्यान से, ठीक। तो पहले हम डायग्राम इसका बना लें, क्योंकि बिना डायग्राम बनाए आपको समझ में आने वाला क्वेश्चन ये है नहीं। तो पहले हम डायग्राम बेटा बना लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। तो हमने ये एक सर्कुलर लूप बना लिया और हमने ये दूसरा सर्कुलर लूप बना लिया, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा P है और ये Q है, ठीक, और दोनों का सेंटर हमारा C है, ठीक। ये क्वेश्चन, अब हम फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं, दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए लिखा है हैव देयर रेडियाई इन द रेशियो 2:3। इनकी जो रेडियस का रेशियो है, यानी P और Q की रेडियस का जो रेशियो है वो 2:3 है। तो हम यहां पर इसको लिख लेते हैं P और Q की जो रेडियस का रेशियो है वो है 2:3, ठीक है। P और Q की रेडियस का जो रेशियो है वो है 2:3, ठीक है। इसको कर लेते हैं हम लोग, यहां पे देखिए Q, ठीक। फिर क्वेश्चन में बोला गया है, बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। लूप Q कैरीज अ करंट ऑफ 9 एम्पियर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। लूप Q में 9 एम्पियर एंटी क्लॉकवाइज में है, ठीक। अब यहां पर एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो Q वाला लूप है उसमें 9 एम्पियर एंटी क्लॉकवाइज में है। फॉर द मैग्नेटिक फील्ड टू बी 0 एट द कॉमन सेंटर, अगर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आपको 0 दिखाना है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक लूप में एंटी क्लॉकवाइज में करंट फ्लो कर रही है तो दूसरे लूप में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, तभी तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। भाई अगर एक लूप Q में 9 एम्पियर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, ठीक, तो जाहिर सी बात है कि आपको उसमें दूसरे लूप में मजबूरी में आपको करंट क्लॉकवाइज फ्लो करानी पड़ेगी। तो पहले हम ऑप्शन में चेक कर लेते बेटा कि क्लॉकवाइज किस में है। तो देखिए क्लॉकवाइज एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें, तो एंटी क्लॉकवाइज खत्म हो गया, यानी थर्ड ऑप्शन हमारे लिए बेकार है, ठीक है, जो होगा। और थर्ड ऑप्शन में देखिए एंटी क्लॉकवाइज दिया है, तो लूप Q में कितनी है, 9 एम्पियर की करंट है, यानी लूप, तो यहां पे बेटा हमें Q वाले लूप में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थी 9 एम्पियर की करंट, 9 एम्पियर की करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थे। और आपको बोला गया क्वेश्चन में
कि कॉमन पे यानी कॉमन सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो करना, तो मैंने बहुत सिंपल सा बताया है कि अगर एक लूप में एंटी क्लॉकवाइज सेंस है तो अगर दोनों का सेंटर कॉमन है तो दूसरे में क्लॉकवाइज आएगा। अब अच्छा, सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2r, यानी रेडियस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ले लेते हैं, अगर हमने रेडियस ले लिया bp अपॉन bq और इसकी क्या हो जाएगी rq अपॉन rp, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, उल्टा रिलेशन है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। यहां पर देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस में रिलेशन आएगा, लेकिन हमसे ये पूछा गया है करंट और रेडियस में रिलेशन क्या होगा। तो यहां देखिए करंट I1 अपॉन आई पी अपॉन आई क्यू कर दो और ये कर दो आर पी अपॉन आर क्यू, ठीक है। अब देखिए आई पी अपॉन आई क्यू, आई पी आपको फाइंड करना है, आई क्यू क्वेश्चन में दी है 9 एम्पियर और आर पी की अगर मैं बात करूं 2 है और आर क्यू कितना 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो जो लूप पी में करंट आएगी वो आएगी 3 एम्पियर और किस में, क्लॉकवाइज में आएगी। किस में आएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बेटा। यहां पर देखिए बहुत ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहां पर देखिए दिया है इफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इंक्रीज्ड इट्स परमिबिलिटी, ठीक है। ये हमारा बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। यहां पर दिया गया है कि अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो उसकी परमेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड का डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा। यहां पर देखिए तो फॉर्मूला जो हमारे मैग्नेटाइजिंग फील्ड का है दैट इज म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच। यहां पर देखिए ध्यान से, अगर हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी परमेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाएंगे तो हमारी परमेबिलिटी क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि ये फॉर्मूले में इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रिलेशन होता है, ठीक है। यहां पर हमारा आंसर होगा डिक्रीजेस, ये डिक्रीज करेगी बेसिकली, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है एन आयरन कोर्ड क्वाइल, एक आयरन कोर्ड क्वाइल है। यहां पर ये समझ लो ये इंडक्टर का साइन है, ये इंडक्टर बना हुआ है। स्पाइरल कभी भी बना हो इलेक्ट्रिक सर्किट में तो वो इंडक्टर होता है, ठीक है। क्वाइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। ये क्वाइल है जो आयरन कोर्ड है, मान लो इसके अंदर आयरन रखा हुआ है, ठीक। एन एसी सोर्स एज शोन इन फिगर, ठीक है। When an iron piece is taken out of the coil, the brightness of the bulb will increase, decrease, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। चलिए इसके डायग्राम को हम देखते हैं बहुत ध्यान से। यहां पे हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे बेटा, देखिएगा बहुत ध्यान से। ये हमारी कॉइल है और ये हमारा बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा बल्ब लगा हुआ है और नीचे हमारा सोर्स लगा हुआ है, ठीक। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो कॉइल है ये आयरन कोर्ड है। मान लेते हैं इसमें आयरन रखा हुआ है, ठीक है, ये आयरन रखा हुआ है, आयरन कोर्ड है, ठीक। तो बल्ब में अगर हम इस आयरन कोर को अलग कर दें इस कॉइल से, क्वेश्चन ये कह रहा है अगर हम अलग कर दें तो इसकी ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बल्ब की ब्राइटनेस की बात कर लेते हैं। तो सिंपल है, अगर करंट ज्यादा जाएगा, करंट मोर, तो ब्राइटनेस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ब्राइटनेस क्या होगी, वो भी ज्यादा होगी। करंट अगर लेस जाएगी तो ब्राइटनेस भी क्या हो जाएगी,
बहुत डाउन हो जाएगी, ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब अगर करंट ज्यादा पास करेगी तो ब्राइटनेस ज्यादा होगी, और करंट कम पास करेगी तो ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी। तो अब इसको समझे हम, पहले समझ लें ये सर्किट कौन सा है। अगर देखें तो ये इंडक्टर का साइन है, ये L है, और ये है बल्ब का अपना खुद का कोई रेजिस्टेंस होगा। तो ये एक तरीके का LR सर्किट है। ऑल्टरनेटिंग करंट में आप लोगों ने सर्किट पढ़े होंगे, LR, LCR, LC सर्किट, तो ये LR सर्किट है। अच्छा, अगर हम बात करें कि अगर हम इसको अलग कर दें तो इसकी ब्राइटनेस बढ़ेगी या घटेगी, ये हमें पता चलेगा करंट से। तो अगर हम ये रिलेशन निकाल लें करंट के साथ, ठीक है, तो अगर करंट ज्यादा बढ़ रही है इसको रिमूव करने से इस आयरन कोर को, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। अगर रिमूव करने से करंट ही कम हो रही है तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये LR सर्किट है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो होता है VL, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो होता है VR। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर हम इस आयरन कोर को अलग कर देंगे तो जाहिर सी बात है फ्लक्स कम हो जाएगा, फ्लक्स कम हो जाएगा भाई। अगर फ्लक्स कम हो जाएगा तो इंडक्टेंस भी कम हो जाएगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर फ्लक्स, क्योंकि फाई इज इक्वल टू LI होता है, अगर फ्लक्स कम होगा तो इंडक्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आयरन कोर को अलग करेंगे फ्लक्स कम हो जाएगा, ठीक है, तो इंडक्टेंस भी कम हो जाएगा। अच्छा, अगर हम देखें तो L और R का कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा, इसको बोलते हैं इंपीडेंस, जिसका फॉर्मूला होता है R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। XL इसका होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, XL जो होता है ये इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, यानी इसका इंडक्टर का एक तरीके से रेजिस्टेंस होता है XL। अब देखिए XL होता है 2 पाई FL, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब अगर L कम होगा, लाइट गई, तो बेटा इंडक्टेंस यहां पर डिक्रीज करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडक्टेंस यहां डिक्रीज करेगा जब हम इस आयरन कोर को अलग करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम देखें इंपीडेंस के फॉर्मूले में जो L और R का कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा LR सर्किट में, वो इंपीडेंस होगा, उसका फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो XL क्या होगा 2 पाई FL। अब देखिए अगर L डिक्रीज कर रहा है तो इट मींस क्या होगा, XL भी डिक्रीज करेगा, XL भी डिक्रीज करेगा। अगर XL डिक्रीज करेगा बेटा तो जाहिर सी बात है Z भी डिक्रीज करेगा। और देखिए अगर हम देखें इस सर्किट में कंबाइंड करंट, तो कंबाइंड करंट में होगा I इज इक्वल टू V बाई Z। अब कई लोगों के दिमाग में होता है कि B इज इक्वल टू IR फॉर्मूला होता है, यहाँ सर ने Z क्यों लिया। हमेशा याद रखना, अगर LR LCR ये मिक्स सर्किट है तो इनमें कंबाइंड रेजिस्टेंस जो हम लेते हैं L और R का, या LCR होता तो L C और R का, वो हमेशा Z लेते हैं। तो बेटा अगर यहाँ Z डिक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है करंट इंक्रीज करेगी। और अभी देखिए यहां मैंने लिखा अगर करंट मोर होगी, करंट ज्यादा होगी तभी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। तो इस केस में क्या होगा, देखिए क्या लिखा, द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल इंक्रीज, बढ़ जाएगी, करंट बढ़ जाएगी, क्योंकि इंपीडेंस कम होगा तो करंट बढ़ जाएगी, क्योंकि करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंपीडेंस के। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहां पर जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज which of the following statement is not true about the properties of electromagnetic wave। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के वेक्टर को शो करती हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के वेक्टर को शो करती हैं। और इनका डायग्राम मैं आपको बना के दिखा देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से डायग्राम बनता है, इस तरीके से डायग्राम बनता है, ठीक। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो वेक्टर होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे के
परपेंडिकुलर होते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो वेक्टर होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां पर एक चीज बहुत ध्यान से देखिए बेटा कि यहां पर फोर्थ ऑप्शन में दिया है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जो चौथा वाला ऑप्शन है ये सही नहीं है, ठीक है। बाकी पहला ऑप्शन भी सही है, इनको दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए, सही बात है। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अटेन द मैक्सिमम एंड मिनिमा एट द सेम टाइम, क्योंकि साथ साथ चलेंगे तो मैक्सिमम और मिनिमा पॉइंट सेम मिलेंगे। एनर्जी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। बस ये वाला जो पॉइंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर भी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया पीछे कि हम क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, और यहां लिखा है पैरेलल टू ईच अदर, तो ये नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे बेटा हम लोग चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखते हैं, यहां पर बहुत ध्यान से समझते हैं इसको। ये क्वेश्चन बड़ा है, पहले इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, अ रेक्टेंगुलर, अ स्क्वायर, अ सर्कुलर एंड एन एलिप्टिकल लूप ऑल इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। यहां पर 4 लूप दिए गए हैं, एक रेक्टेंगल दिया गया है, एक स्क्वायर दिया गया है, एक सर्कुलर और एक इलिप्टिकल लूप दिया गया है, चारों एक्स वाई प्लेन में है। आर मूविंग आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहे हैं। अब यहां पर ये चीज बहुत ध्यान से याद रखिएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से ये लूप बाहर जा रहे हैं। देखिए इनकी वेलोसिटी भी दी है वी आई, आई कैप का जो वेक्टर है वो हमेशा एक्स एक्सिस दिखाता है। अब चूंकि वी आई पॉजिटिव में लिखा है, यानी आई के सामने पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डायरेक्शन दिखाई जा रही है, यानी वेलोसिटी उसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में दिखाई जा रही है, ठीक है, लूप के मूवमेंट की। द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। पहले इसका हम डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद हम आपको चीजें डिस्क्राइब कर देंगे। द इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ दीज लूप्स, जो ईएमएफ होगा ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ दीज लूप्स आउट ऑफ द फील्ड रीजन, यानी फील्ड के बाहर, विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं होगा। किसके लिए? एनी ऑफ द 4 लूप्स, द सर्कुलर एंड इलिप्टिकल लूप्स, द रेक्टेंगुलर, सर्कुलर एंड इलिप्टिकल लूप्स, ओनली द इलिप्टिकल लूप्स। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, देखिए आइए बहुत ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए यहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बेटा हम लोग इससे दिखा सकते हैं, ठीक है, क्रॉस से दिखाते। ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव जेड एक्सिस में। अब कई लोगों को नेगेटिव जेड एक्सिस पता नहीं होगा क्या होता है, मैं दिखा देता हूं आपको। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। जो लूप की वेलोसिटी दी गई है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में दी गई है, और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसलिए आई कैप। जो मैग्नेटिक फील्ड वो अंदर की तरफ दिखाया गया, अंदर की तरफ। अब देखिए इस बोर्ड के अंदर बेटा मेरा हाथ नहीं जाएगा, लेकिन अंदर की तरफ कैसे दिखाएंगे, ये जेड एक्सिस है पॉजिटिव में, तो इसका नेगेटिव जेड एक्सिस कहां आएगा, अंदर की तरफ। तो हम मान लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अंदर की तरफ है, ठीक है, तो ये नेगेटिव जेड एक्सिस दिखाएगा। तो ये जो लूप है ये इस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ यहां पे मूव कर रहे हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा, ठीक। हमें एक चीज ये पता चल गई कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और 4 लूप है हमारे पास, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इलिप्टिकल और सर्कुलर। चारों इससे पास कर रहे हैं और इससे बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पे एक बार फिर से चलते हैं जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए। देखा, द इंड्यूस्ड ईएमएफ, जब उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ दीज लूप्स आउट ऑफ द फील्ड रीजन विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, किसके लिए कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक। अब देखिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ईएमएफ किसके लिए कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। हम चलते हैं फिर से। यहां पे अगर बेटा मान लीजिए हमने एक, सपोज हमने बनाया यहां पे स्क्वायर बना दिया, ठीक है। अगर ये स्क्वायर बाहर जाएगा तो स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं,
तो इक्वल एरिया कवर करेगा। अगर हम देखें ये धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, सपोज देखिए ये इक्वल एरिया है, ठीक है, इक्वल एरिया, ठीक है, आई बात समझ में। अगर हम इस तरीके से देखें, अब दोबारा से फिर से क्वेश्चन पे आना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब हम आते हैं रेक्टेंगल की बात करते हैं। अगर हम रेक्टेंगल की भी बात करें तो रेक्टेंगल के केस में भी यही होगा, ठीक है। ये स्क्वायर हमने लिया था, ठीक है, ये हमने स्क्वायर लिया था। अब हम रेक्टेंगल भी ले लें तो, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस बना देते हैं। रेक्टेंगल भी बेटा अगर बाहर निकल रहा है इससे, मान लीजिए, तो ये भी इक्वल एरिया ही स्वाइप करेगा, ठीक है, निकलेगा, ठीक। अच्छा, ईएमएफ क्या होता है हमारा? ईएमएफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है। अच्छा, फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? फ्लक्स जानते हो एरिया पे डिपेंड करता है। तो इन दोनों केस में एरिया सेम रहेगा, ठीक है। तो एरिया सेम रहेगा तो फ्लक्स भी सेम रहना चाहिए। अब देखिए यहां पर इन्होंने बोला है कि will not remain constant for the induced EMF during the passage of these loops out of the field region will not remain constant, कि induced EMF constant नहीं रहेगा। तो अगर हम सर्कुलर और इलिप्टिकल लूप की बात करें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। अगर मैं यहां एक सर्किल बनाता हूं, थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको, अगर विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। देखिए अगर हम बनाएं यहां पे इसको, ये देखिए अगर हम सर्किल बाहर निकालें तो यहां पर देखिए अगर धीरे धीरे एरिया इक्वल नहीं है, ठीक है, क्या एरिया ये इरेगुलर नहीं हो रहा है, एरिया इक्वल नहीं है। और उसी तरीके से अगर हम इलिप्स का बनाएं, इलिप्स का अगर हम बना दें, इसको इरेज कर देते हैं, हम इलिप्स बना के दिखाते हैं। एक शेप में होता है इलिप्स बेटा, ठीक है। अगर हम इलिप्स का बनाएं यहां पर तो देखिए इलिप्स का बना देते हैं, यहां पर ये इलिप्स हो गया, तो क्या इसका आएगा? ठीक है, सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर के केस में एरिया इक्वल होगा धीरे धीरे जब निकलेगा लूप बाहर, लेकिन इलिप्टिकल और दूसरे वाले में, इलिप्टिकल और सर्कुलर के केस में ऐसा नहीं होगा, जो कि मैंने आपको दिखाया। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा आई थिंक। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे यहां पर। अब देखिए लिखा इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में द पाथ डिफरेंस एट अ सर्टेन पॉइंट, एक सर्टेन पॉइंट पे पाथ डिफरेंस जो है ऑन द स्क्रीन बिटवीन टू इंटरफेरिंग वेव्स इज 1/8 ऑफ द वेवलेंथ। पहले इस क्वेश्चन को समझ लें, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लें, ठीक है। हम अभी आपको डायग्राम से एकदम क्वेश्चन क्लियर करा देंगे। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, अगर हम यहां पर दो सोर्स ले लेते हैं, स्लिट सोर्स हैं, स्मॉल सोर्स हैं, ठीक है, ये सोर्स हमने ले लिए और ये हमने सामने स्क्रीन लगा दी, ठीक। इन सोर्सेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो स्मॉल डी होती है, ठीक है। और यहां से कुछ फ्रिंजेस मिलती हैं भाई, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा कि हमें फ्रिंजेस मिलती हैं, ब्राइट फ्रिंजेस वहां मिलती हैं जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, डार्क फ्रिंजेस वहां मिलती हैं जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है। तो यहां पर देखिए हमने इस डायग्राम को बनाया है, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो डिस्टेंस होती है सोर्सेस से स्क्रीन की, ये डी होती है, और यहां पर जो फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई होती है वो वाई होती है। सब विड्थ सेम चौड़ाई की होती है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, जो फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई को हम बीटा से नोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहां पर बहुत ध्यान से देखिए, अगर किसी पॉइंट P पे दोनों वेव इंटरफेयर कर रही हैं, इंटरफेयर का मतलब मिल रही है, हमने मान लिया पॉइंट P पर मिल रही है, ठीक है। तो वहां पर इन्होंने क्वेश्चन में ये दिया है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। On the screen between two interfering waves is 1/8 of the wavelength। वहां पर जो पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस होता है क्या, पहले हम समझ लें। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो हमें लगेगा कि जो S1 से वेव निकली वो जल्दी पहुंची है और S2 से जो वेव निकली है वो देर में पहुंची। तो इनके बीच में बेटा पाथ का डिफरेंस होता है, जो कि हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके निकालते हैं,
ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो S2P और S1P के बीच में जो डिफरेंस आएगा पाथ का, उसी को हम पाथ डिफरेंस कहते हैं। तो पाथ डिफरेंस लैम्डा के टर्म्स में होता है, ठीक है। और इन्होंने बोला जो पाथ डिफरेंस है वहां पर वो 1/8 है वेवलेंथ का। कितना है? 1/8। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, यानी पॉइंट कौन सा लिया था? P पॉइंट, एंड एट द सेंटर ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज इज क्लोज टू, ठीक है। अब यहां पर बहुत ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पर यानी पॉइंट P पर और सेंटर पे हमने मान लिया, यहां पर जो सेंटर पे उसका जो रेशियो है वो आपको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार फिर से जल्दी से समझा देते हैं। दो स्लिट सोर्सेस थे, सामने स्क्रीन लगी हुई थी, डिस्टेंस d है इसकी, और स्लिट सोर्सेस के बीच की जो डिस्टेंस स्मॉल d है। अब कह रहा है जो पाथ डिफरेंस इस पॉइंट P पर दोनों जो ये वेव साथ में इंटरफेयर कर रही हैं, वो उसका जो पाथ डिफरेंस है वो λ/8 है। वो क्या है? λ/8। तो आपसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट P और पॉइंट C पर आपको क्या निकालना है? इनकी इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है, ठीक। और वो रेशियो का वहां देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि ये रेशियो किसके बराबर आएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें। अगर हम देखें बेसिकली इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ना हो तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 √I2 cos phi, ठीक है। यहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी से ही हमें पता चलेगा कि हमें इंटेंसिटी निकालनी है P पर और सेंटर पे, उसी का रेशियो हमको बताना है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर हम यहां पर I ले रहे हैं तो हमने I1 और I2 दोनों सेम ले लीजिए, I1 और I2 इक्वल कर दीजिए I0 की, ठीक है। तो I0 प्लस I0 यहां पर 2 √ में I0 और I0 और cos phi, ठीक है। यहां पर देखिए ये हो जाएगा 2I0 और √I0 का मल्टीप्लाई होगा, ये भी 2I0 हो जाएगा और ये cos phi, ठीक है। यहां पर देखिए 2I0 अगर हमने कॉमन ले लिया 1 प्लस cos phi ये आएगा यहां पर। अब देखिए हमें पॉइंट P पे निकालना है, सपोज P पे। तो अगर हम P पे ये लिखें फॉर्मूला, तो हमें P पे पता है, P पे जो हमारा फेज डिफरेंस आएगा, क्योंकि P पे इन्होंने पार्ट डिफरेंस दिया है। पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस में जो रिलेशन होता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या होता है हमारा? ये हमारा पाथ डिफरेंस होता है। डेल्टा फाई क्या होता है? ये फेज डिफरेंस होता है। तो अगर हम यहां से निकालें तो डेल्टा एक्स की वैल्यू रखेंगे λ/8, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 4 जा 8, यानी यहां आ जाएगा π/4। तो ये हमारा आएगा π/4, यहां पर cos phi की वैल्यू। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं जो आपको और आसान लगेगी, हमेशा याद रखना जब दो वेव इंटरफेयर करती हैं तो 2π इज इक्वल टू लैम्डा होता है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? λ/8 पे चाहिए, तो इधर से 8 से डिवाइड कर दो, तो देखो इससे भी डायरेक्ट निकल सकता है, यानी 2π लैम्डा के इक्वल होता है पाथ डिफरेंस में। तो हमें बाई 8 चाहिए क्योंकि यहां पर λ/8 लेना है, तो 1/4 आ गया, यानी ऐसे भी π/4 आ सकता है। तो ये हो जाएगा cos π/4। यहां पर देखिए cos 45 की वैल्यू बेटा होती है 1/√2, ठीक है। ये हमारा आ गया, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 2I0 √2 + 1/√2, ये आएगा। हमें सेंटर पे भी चाहिए, सेंटर पे यानी सेंटर पे फाई क्या होगा हमारा? 0 हो जाएगा, ये सेंटर सीधी लाइन है, फाई 0 हो जाएगा। हम यहां पर यानी फर्स्ट में फाई 0 रख दें, 2I0 1 प्लस cos phi के प्लेस पर 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 4I0 आ जाएगा। अब आपसे पूछा है कि इंटेंसिटी का रेशियो पॉइंट P और सेंटर के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है। ये वैल्यू पुट कर दी, इधर मैं पुट कर रहा हूं। यहां पर देखिए IP जो दिया गया है आपको और जो IC दिया गया है, IP दिया गया है 2I0
√2 + 1/√2 और ये दिया है 4I0, ये दिया है। आप कैंसिल आउट करोगे तो I0 से I0 कैंसिल कर दोगे और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये जो रेशियो आपका निकल के आएगा करीब, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.80 के आसपास ये रेशियो निकल करके आएगा, क्योंकि √2 की वैल्यू होती 1.414, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.80 के आसपास ये आपका निकल के आएगा। यानी हमारा जो पहला ऑप्शन है वो एक्यूरेट है, वो सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या लिखा है, द वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल सरफेस इज 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, द वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल सरफेस इज 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर दिस मेटल सरफेस। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का फॉर्मूला लगा देते हैं, बहुत आसानी से इसको कर लेते हैं, क्वेश्चन आसान है ये। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है हमारे पास W इज इक्वल टू hc/λ0। अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34, c स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸, और λ0 थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्वेश्चन में कितनी दी है, क्वेश्चन में वर्क फंक्शन दिया हुआ है, वर्क फंक्शन दिया है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको निकालनी है। वर्क फंक्शन आपको दिया है, वर्क फंक्शन दिया है 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में कन्वर्ट कर लो। 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आएगा। तो λ0 को इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए λ0 से, तो 6.6 इंटू 10⁻34, 3 इंटू 10⁸, और यहां पर W की वैल्यू रख दीजिए। W दिया है 4.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको देखिए, अगर हम चाहें तो डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 3000 एंगस्ट्रॉम के आसपास आपका आंसर आएगा। ये जो आपका λ0 आएगा बेटा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जो λ0 आएगा आपका, वो 3000 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर, द रेडियस ऑफ द n इज इक्वल टू 3 ऑर्बिट्स। देखिए बहुत आसान है, अगर हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में अगर हमको निकालना है तो सीधे सीधे n² से मल्टीप्लाई कर दो। सीधे सीधे हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में अगर हमें निकालना है तो n² r से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, यहां पर कौन सी ऑर्बिट दी है, थर्ड दी है, और पहले की रेडियस कितनी थी 5.3 इंटू 10⁻11। तो चलते हैं 5.3 इंटू 10⁻11 यहां रख दीजिए, 5.3 इंटू 10⁻11, और n² की अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। 5.3 इंटू 10⁻11 और n की वैल्यू क्या दी 3², तो 3 हो जाएगा 9 इंटू 5.3 इंटू 10⁻11, मल्टीप्लाई कर 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, 45 में 2 ऐड कर 47.7 इंटू 10⁻11। इसके आसपास का आंसर आप टिक करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक डेसिमल इधर शिफ्ट कर दीजिए, 4.77 इंटू 10⁻10 मीटर आ रहा है। अब यहां पर देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियर फोर्सेस इज नॉट ट्रू। ठीक है, इसको सिर्फ पढ़ के हम आंसर दे देंगे क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। ठीक है, अगर ध्यान से देखिए दिया है पहला ऑप्शन, द न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स फॉल्स रैपिडली टू जीरो एज देयर डिस्टेंस इज मोर देन अ फ्यू फेम्टोमीटर्स। यहां पर देखिए दिया है न्यूक्लियर फोर्स दो न्यूक्लियस के बीच में बहुत तेजी से कम होता है, न्यूक्लियॉन्स के बीच में, अगर उसकी डिस्टेंस फ्यू फेम्टोमीटर से ज्यादा है। देखिए इसको समझते हैं पहले थोड़ा सा, हम बेसिकली बात करते हैं किसी पर्टिकुलर एटम की, आपको समझा देते हैं।
हालांकि ये क्वेश्चन वर्बल भी हो सकता है, अगर आप इसके ऑप्शंस को बहुत ध्यान से समझेंगे तो वर्बल भी आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये कोई एटम है, तो आपको पता है एटम में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक। इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। और आपको पता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कंबाइंड फेस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो अगर हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे, जैसा कि इसमें लिखा है, अगर हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो ये कम होगा। सही लिखा है पहला पॉइंट। सेकंड देखिए, द न्यूक्लियर फोर्स इज मच वीकर देन द कूलम फोर्स। ये गलत बात है। न्यूक्लियर फोर्स जो कूलम फोर्स से हमेशा ज्यादा होगा। कूलम फोर्स 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगता है। न्यूक्लियर फोर्स हमेशा ही ज्यादा होगा किससे? कूलम फोर्स से। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। और लास्ट में दिया द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन 2 न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली द सेम। अभी हमने आपको बताया कि न्यूक्लियर फोर्स सेम लगेगा। भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कंबाइंड फेस को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक। तो जो ये बीच वाला ऑप्शन है, सेकेंड वाला ऑप्शन, द न्यूक्लियर फोर्स इज मच वीकर देन द कूलम फोर्स, ये जो है हमारा सही नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग होता है कूलम फोर्स से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते। बहुत देखिए, इन सारे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। अगर आपने न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ रखा है, कूलम फोर्स आपको पता, तो आप पढ़ के स्टेटमेंट को जितना टाइम, देखिए मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं तुम्हें समझा रहा हूं, एमसीक्यू में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं हर एक चीज, तो मुझे टाइम लगेगा बट ऑब्वियस। पर आप इन सारे क्वेश्चंस में जो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इनमें बहुत जल्दी से आप कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका डायग्राम देखिए, दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिख रहा होगा। वोल्ट मीटर B1 इज 40 वोल्ट, देन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर B2 की रीडिंग आपको देखनी है। देखिए बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे इस डायग्राम को मैं यहां पर दोबारा मुझे बनाना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन ऐसे आपको क्लियर नहीं होगा। बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपको ऐसे क्लियर नहीं होगा। दोबारा से क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर देखिए B2 के अक्रॉस ये देखिए, ये क्या लगा है? ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, तो ये R है, ये इंडक्टर है, ये L है और ये C है। तो ये बेसिकली LCR सर्किट हुआ। कौन सा हुआ? LCR। तो ये देखिए L और C के क्रॉस V1 वोल्टेज है, जो कि 40 वोल्ट दिया है। तो हम यहां लिखेंगे L और C के क्रॉस जो वोल्टेज हमारा दिया है, यानी VL माइनस VC जो हमारा दिया है, वो 40 वोल्ट है भाई, L और C के क्रॉस। अब दोबारा से देखिए, ये R के क्रॉस जो वोल्टेज है, ये हमको बताना है, ठीक। और AC की वोल्टेज की इक्वेशन दी है 50√2 sin ω2। अच्छा, अगर हम कंपेयर करें, यहां पर AC की जो इक्वेशन दी है, दैट इज 50√2 sin ω t, क्या होती है? V0 sin ω t से इसको कंपेयर करो, ये वोल्टेज की इक्वेशन दी, तो V0 हमारा आएगा 50√2। अच्छा, हमको पता है पूरे सर्किट का वोल्टेज Vrms होता है, तो Vrms यहां से हम लोग निकाल लेंगे। Vrms क्या हो जाएगा? V0/√2। अगर हम 50/√2 को √2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 50, ये आएगा हमारा 50, यही हमारा V हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, वो R के क्रॉस, अच्छा R के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा? VR होगा। R के क्रॉस देखिए, ये देखिए यहां तक ये R है और ये L और C के क्रॉस ये है, ठीक। तो यहां पर इसके क्रॉस आपसे पूछ रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है BR, और BR का ही नाम क्या है यहां पर? V2। तो यहां पर देखिए सीधे सीधे आपको दिख रहा है, ये LCR सर्किट है भाई, ये C का सिंबल है, ये L का सिंबल है, R का। तो LCR सर्किट में अगर हमें वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज निकालने के लिए सीधे हमारे पास फॉर्मूला होता है, V² = VL - BC² प्लस VR²। VR ही हमारा V2 है, यहाँ पे VR हमारा V2 है, ठीक है, VR हमारा V2 है R के क्रॉस।
तो V हमको दिया है 50, 50 का स्क्वायर करेंगे तो 250 आएगा। VL माइनस BC हमको दिया है 40, 40 का स्क्वायर 1600 और VR हमको निकालना है। तो यहां पर अगर 1600 इधर आएगा 2500 माइनस 1600 दैट इज 900 और तो हमारा VR आएगा 900 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, ये आएगा 30 वोल्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 30 वोल्ट। ये पहला वाला, आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग चलते हैं धीरे से। देखिए यहां पर देखिए लिखा द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x इज शोन इन द फिगर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है, आपको पता है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब तो आप रिवीजन स्टेट में है तो हम पूरा आपको फॉर्मूला नहीं बताएंगे बेटा, ठीक है, अब आप लोग रिवीजन स्टेट में हैं तो हम पूरा फॉर्मूला आपको नहीं बताएंगे, सीधे हम एप्लीकेशन बताएंगे। E इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस dB अपॉन dx आएगा। अब ये जो dB अपॉन dx होता है इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट और यही हमारा स्लोप होता है ग्रेडियंट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नेगेटिव ऑफ स्लोप होता है, ठीक है। अगर देखो यहां पर हम स्लोप पॉजिटिव रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक। अगर यहां स्लोप हम 0 कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम स्लोप 0 कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम स्लोप नेगेटिव कर दें तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव हो जाएगा। देखो देख लो यहां समझ लो, अगर स्लोप पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, यहां रख के देख लो स्लोप पॉजिटिव। अगर स्लोप ही नेगेटिव हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव ये भी और नेगेटिव ये भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर स्लोप 0 कर दो, तीसरा केस भी ले लेते हैं, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। स्लोप 0 ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा भाई, स्लोप 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब बहुत आसानी से इसके ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से देखिए, यहां 0 लिखा है, इससे 0 से अगर हम 2 तक देखें तो V और X दोनों बढ़े, यानी स्लोप क्या है यहां पर, देखो 90 से कम अगर स्लोप है तो इसका मतलब पॉजिटिव है। यहां देखिए बढ़ा है, फिर यहां से यहां तक देखिए स्लोप कांस्टेंट है और यहां से देखिए ये 90 से ज्यादा एंगल हो गया, ठीक, यानी स्लोप गिर गया, स्लोप नेगेटिव हो गया। चेक कर लीजिए, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ठीक है, एक्स से बनाऊं ध्यान से, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले पीछे से देखते हैं तो स्लोप क्या था इसका, स्लोप यहां पर निगेटिव, ठीक है, फिर देखिए स्लोप पॉजिटिव हुआ, स्लोप पॉजिटिव होने के बाद स्लोप कांस्टेंट हो गया, ठीक है, और कांस्टेंट होने के बाद फिर स्लोप गिरा। अब देखिए ऐसा आपको कहां पर किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन में दिख रहा है। ये देखिए यहां स्लोप नेगेटिव हुआ है, यहां स्लोप पॉजिटिव, फिर कांस्टेंट और फिर स्लोप गिर रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा है, यहां स्लोप गिर रहा है, यहां कांस्टेंट हो गया है और यहां पर बढ़ा है, यहां पर Vx के साथ बढ़ा है, यहां पर कांस्टेंट हो गया है, ठीक है, और यहां पर, तो ये वाला ऑप्शन हमारा पहला वाला सही होगा, द फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए यहां पर बहुत ध्यान से, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन लेबल्ड असर्शन एंड ए टू द लेबल्ड रीजन। इस टाइप के क्वेश्चन आप तभी सही कर पाओगे एग्जाम में जब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। ये असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द कोड्स ए बी सी एंड डी एज गिवन बिलो। बोथ ए एंड आर ट्रू और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन का है तो आप ए पार्ट लगाओगे, अगर दोनों ट्रू है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आप बी लगाओगे। इसी तरीके से सी और डी हैं। पहले हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, सी और डी दिया गया। क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन दिया था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस ऑन डोपिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डोपिंग पे क्या है, बढ़ती है, ठीक है, सही बात है। हम डोपिंग कर देंगे, इंप्योरिटी ऐड कर देंगे किसी सेमीकंडक्टर में
तो बढ़ेगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। डोपिंग ऑलवेज इंक्रीजेस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर, ये चीज गलत है, ठीक है। डोपिंग हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ाती। एक मिनट, ये यार क्वेश्चन बदल गए। तो डोपिंग जो है, डोपिंग ऑलवेज इंक्रीजेस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेमीकंडक्टर, ये बात सही नहीं है। तो अब देखिए, अगर हम देखें तो ये तो सही है कि अगर हम डोपिंग कर दें तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, सही बात है भाई, लेकिन ये सही नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा इसका। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। ये जल्दी करेंगे हम लोग क्वेश्चन। फिर पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न, इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न observed in the young double slit experiment, if the separation d between the coherent sources as well as the distance d of the screen from the coherent sources both are reduced to 1/3, then new fringe width remains the same। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि फ्रिंज विड्थ जो है वो हमेशा सेम रहती है, ये चीज सही है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को पहले हम थोड़ा समझ लें यहां पर, क्योंकि ये अगर आप नहीं समझे, आपने डायरेक्ट कर लिया तो फिर आपको दिक्कत होगी। यहां पर देखिए, अभी मैंने बताया था ये स्क्रीन लगी है और ये हमारे दो कोहेरेंट सोर्सेस हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये स्क्रीन पे यहां पर इनका प्रोजेक्शन हो रहा है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, यहां पर क्वेश्चन में ये बोला गया है द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेस बोथ आर रिड्यूस्ड टू 1/3, ठीक है, यानी 1/3 कम कर दिया गया है, ठीक। अब क्या क्या 1/3 कम किया गया है, पहले इसको देख लें। तो 1/3 यहां पर कम किया गया है, अगर हम बात करें बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। स्मॉल डी कोहेरेंट सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस होती है, स्क्रीन तक की डिस्टेंस कैपिटल डी होती है, और ये हमारी चौड़ाई होती है, ठीक है। फ्रिंज विड्थ हमारी ये आती है। तो ये कह रहे हैं कि अगर डी यानी ये भी 1/3 कर दी गई और ये भी 1/3 कर दी गई, ठीक। तो आप देखिए, अगर ये 1/3 की जाएगी, ये भी 1/3 की जाएगी, तो फ्रिंज विड्थ तो बेटा वही आ जाएगी ना, क्वेश्चन में बोला गया है। तो बात बिल्कुल सही है, यानी जो असर्शन वाला पार्ट है हमारा बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने बोला फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी बाई डी, ये गलत है। देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन के अंदर ही सही जवाब, जो हमारी फ्रिंज विड्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल डी बाई डी के, और उसमें दिया है स्मॉल डी बाई डी। तो ये सही नहीं, ए ट्रू है और रीजन फॉल्स है, ठीक है। असर्शन सही है, रीजन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इस पे देखते आते हैं बहुत ध्यान से। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन लेबल्ड असर्शन एंड द अदर लेबल्ड रीजन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसमें भी देखिए, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस हैव स्प्रेड इन देयर काइनेटिक एनर्जी। इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। देखिए अगली स्लाइड पे चलते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पे। यहां पर ये एक मेटल सरफेस है, इसके ऊपर सन से लाइट आ रही है, देखिए सन से लाइट आ रही है, ठीक है। जब सन से लाइट आती है, छोटे छोटे पैकेट्स और बंडल्स के फॉर्म में आती है, लाइट जब फॉल डाउन करती है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। अब मान लो बेटा ये इलेक्ट्रॉन v1 वेलोसिटी से निकला, क्योंकि ये सरफेस के पास था, इसकी वेलोसिटी तेज होगी, और ये दूर नीचे बैठा था तो इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी। तो यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है इन देयर काइनेटिक एनर्जीज, यानी ये सही बात है कि अपनी अपनी उनकी सबकी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। जो सरफेस में पास में होगा, ठीक है, वो ज्यादा स्पीड से निकलेगा, और जो दूर होगा वो कम स्पीड से निकलेगा। अब देखिए इसका रीजन देख लेते हैं। रीजन जो हमारा दिया है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम इनसाइड द मेटल सरफेस इज लॉस्ट इन कोलिजन विद द अदर एटम्स इन द मेटल। बिल्कुल सही बात है। अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो मूव करेंगे ना तो टकराएंगे, तो उनकी एनर्जी लॉस होगी, और अगर लॉस होगी तो जाहिर सी बात है सबकी अलग अलग वेलोसिटीज हो सकती हैं, तो काइनेटिक एनर्जीज भी अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बेटा हम लोगों ने इस तरीके से सेक्शन ए को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।